मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी के परिवार के ऊपर बहुत टारगेट हो रहे हैं और ये तयशुदा तरीके से हो रहे हैं। इसके ऊपर काफी सारे लोगों ने वीडियोस बनाए हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर एक बात कहना चाहता हूं। ये टारगेट कर कौन रहा है? राहुल गांधी के चमचे। राहुल गांधी खुद परिवारवाद का एक असक्षम प्रोडक्ट है। ये वो व्यक्ति है जिसकी मां ने रिमोट प्रधानमंत्री 10 साल तक चलाया। ये वो व्यक्ति है जिसके एमपी रहते हुए इसके टोटल कालखंड के अंदर लाखों करोड़ रुपए के घोटाले हुए। भारतवर्ष भ्रष्टाचार में सबसे ज्यादा बदनाम पूरी दुनिया के अंदर हुआ। ये वो व्यक्ति है जिसको 100 बार लॉन्च किया जा चुका है, लेकिन ये लॉन्च नहीं हुआ। परिवारवाद का एक असक्षम प्रोडक्ट ये कह रहा है कि किसी के परिवार में दूसरी पीढ़ी में कोई आईएएस कैसे बन सकता है। ऐसी क्या काबिलियत है उनके परिवार के पास में? हालांकि मेधा रूपम 10वीं रैंक लेकर के आती हैं और सभी को पता है कि यूपीएससी क्रैक करना कोई आम बात नहीं होती और ना ही इसमें किसी प्रकार की घूसखोरी या नकलबाजी चलती है। लेकिन जनता को बरगलाने का कार्य राहुल गांधी इस समय पर कर रहे हैं। दुनिया कुछ ही दिनों में यह बात जान जाएगी कि भारत तोड़ो राज करो की राजनीति राहुल गांधी किस प्रकार कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहला सवाल तो राहुल गांधी से ही होना चाहिए कि किस प्रकार से जवाहरलाल नेहरू 0 वोट के साथ में प्रधानमंत्री बने, उनके पास में क्या काबिलियत थी। इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री कैसे बनी, उनके पास में क्या काबिलियत थी। 1973 में चुनाव में धांधली करने के बाद 6 साल के लिए जिस महिला को चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरीके से बैन कर दिया था और कोर्ट से निकलते हुए इंदिरा गांधी ने अपना चेहरा ढक लिया था, उसके अंदर क्या काबिलियत थी। 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा करके लाखों लोगों को जेल में ठूस दिया, लाखों लोगों की नसबंदी करवा दी, हजारों लोगों को मरवा दिया। क्या यही उसकी काबिलियत थी? उसके बाद में राजीव गांधी जो खुद चुनाव धांधली करवाते थे, उस व्यक्ति के अंदर क्या काबिलियत थी। उसके बाद में आते हैं सोनिया गांधी। सोनिया गांधी के पास में क्या काबिलियत थी कि वो सुप्रीम प्राइम मिनिस्टर बनकर के बैठ गई थी। और राहुल गांधी को खुद आईना देखना चाहिए कि उसके अंदर क्या काबिलियत है। जो अपनी पार्टी को 90 से ज्यादा चुनाव हरवा चुका है, उसके अंदर केवल हारने की काबिलियत हो सकती है, देश चलाने की नहीं। आज वही राहुल गांधी एक परिवार से सवाल पूछता है तो आम जनता का भी कर्तव्य बनता है कि वो इसका सटीक जवाब दे। और जवाब पूछना चाहिए टीना डाबी और उसके परिवार से भी कि वो एक ही घर से दो बहनें, वो कैसे आईएएस बनी, उनके अंदर ऐसी कौन सी काबिलियत थी, सिर्फ आरक्षण को छोड़ दिया जाए तो। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार जी के परिवार के ऊपर बहुत बड़े बड़े टारगेट हो रहे हैं। उसका कारण यह है कि उन्होंने राहुल गांधी को कह दिया है कि यदि आपके पास में कोई भी सबूत है तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जाइए, केस दायर कीजिए और वहीं पर हम सारे जवाब देंगे। इसके बाद से कंटिन्यूअसली उनके परिवार को टारगेट किया जा रहा है। टारगेट कौन कर रहे हैं और किस प्रकार से कर रहे हैं और इसके पीछे की पूरी रहस्यमयी कहानियां क्या हैं, वो सारी की सारी मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि मनीष बंसल जहां से डीएम हैं, मैं वहीं से आता हूं और एक बार मैं उनसे मिलने के लिए गया भी था। हालांकि मेरा उनके साथ जो मुलाकात हुई थी वो मेरा तजुर्बा बहुत अच्छा नहीं रहा और 30 सेकंड में उन्होंने बात भी खत्म कर दी थी। मेरी समस्या का समाधान आज तक नहीं हुआ है। लेकिन जिस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं वो एकदम ही केजरीवाल लेवल के हैं। भारतवर्ष के लोगों ने बड़ी ही रात की सांस ली थी जिस समय पर केजरीवाल जी का दिल्ली से पलायन हो गया था, क्योंकि उससे पहले लोग बहुत इरिटेट हुआ करते थे जब भी वो कोई भी स्टेटमेंट दिया करते थे। उस बंदे की बातों का कोई सिर पैर नहीं होता था। उस बंदे ने खुद ने इतने सारे भ्रष्टाचार किए हुए थे, भ्रष्टाचारियों के साथ में हाथ मिला लिए थे। उसके बाद भी बंदा अपने आप को 100% ईमानदार बताता था। ईमानदारों मतलब समझ लीजिए कि हरिश्चंद्र का भी बाप समझता था अपने आप को। लेकिन उसी तौर तरीकों को पकड़ करके कांग्रेस ने अब वही हिंदुस्तान की जनता को इरिटेट करना शुरू कर दिया है। मनीष बंसल जो कि डीएम है सहारनपुर के, उनकी जो पत्नी है वो नोएडा की डीएम है और ये जो नोएडा की डीएम है मेधा रूपम जी, ये बेटी है मुख्य चुनाव आयुक्त की। और मुख्य चुनाव आयुक्त की जो दूसरी बेटी है और जो दूसरा दामाद है वो इस समय पर जम्मू के अंदर है। ये लोग कह रहे हैं कि इनकी दोनों बेटियां आईएएस कैसे बन सकती हैं। हालांकि वही लोग हैं जो टीना डाबी के आईएएस बनने के बाद में उसकी छोटी बहन के द्वारा यूपीएससी क्रैक करने के बाद खूब उछल और कूद रहे थे। बुरखा उठाकर के जो उस समय पर डांस कर रहे थे वो इस समय पूछ रहे हैं कि इनकी दूसरी बेटी आईआरएस कैसे बनी। तो यहां तो बहुत ही सिंपल सा जवाब है कि टीना डाबी की पिछली 2 से 3 पीढ़ियां इसी सर्विस में हैं, उसके बावजूद भी वो आरक्षण लेकर के अगर यूपीएससी क्रैक कर लेती हैं तो दूसरी तरफ स्वर्ण खानदान, गुप्ता खानदान से आने वाली बेटियां कैसे यूपीएससी क्रैक नहीं कर सकती भाई। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात यह है कि मेधा रूपम ने 2013 में यूपीएससी क्रैक कर लिया था और वो भी 10वीं रैंक के साथ। उसी समय पर मनीष बंसल ने भी, यानी कि 2013 में ही मनीष बंसल ने भी यूपीएससी क्रैक कर लिया था। अब इनकी जो सबसे बड़ी आपत्ति है वो ये है कि किस प्रकार से एक ही स्टेट के अंदर 2 डीएम हो सकते हैं।
तो देखिए, पहली चीज जो इन अनपढ़ों को नहीं पता है, होता यह है कि कोई भी व्यक्ति जब यूपीएससी क्रैक करता है, डीएम बनता है, तो उसको एक स्टेट का कार्डर मिलता है, वो उस स्टेट में ही रहेगा, उस स्टेट से बाहर नहीं जाता है। तो ऐसी अवस्था में यदि किसी ने यूपीएससी क्रैक कर लिया और वो अपनी सेवाएं देने लग गया, उसके बाद में उसी कार्डर की कोई लड़की उसको मिल जाती है, वो उसी से शादी कर लेता है, तो क्या जबरदस्ती उसको उठा करके दूसरे स्टेट में फेंका जाएगा? ऐसा भी नहीं होता है। और दूसरी चीज कि यदि कोई दूसरे स्टेट के कार्डर का व्यक्ति हो भी और वो अपनी परिवार की समस्या या अपने बच्चों की परवरिश की समस्या देता है, तो इसके लिए अलग से अधिनियम बने हुए हैं कि पति पत्नी को एक ही स्टेट दे दिया जाए। लेकिन यह भी पहली बार नहीं हो रहा है कि मनीष और रूपम एक ही स्टेट में हो। इससे पहले ये संभल और हापुड़ के भी डीएम रह चुके हैं, यानी कि मामला उस समय का है। यूपीएससी क्रैक कब किया? जब कांग्रेस की सरकार थी। इन लोगों को जॉब कब मिली 2014 में? जब कांग्रेस की सरकार थी। इनके पिताजी भी केरल बैच के हैं, तो वहां पर किसकी सरकार रहती हुई है? वामपंथियों और कांग्रेसियों की। वो किस समय के हैं? वो भी कांग्रेसियों के टाइम के हैं। तो बात यहां पर केवल एक परिवार के होनहार होने की नहीं है, बात यहां पर केवल इस बात की भी नहीं है कि एक डीएम ने दूसरे डीएम से शादी क्यों कर ली। बात यहां पर यह भी नहीं है कि परिवार या बच्चों की परवरिश को लेकर के यदि दो अलग अलग स्टेट में रहने वाले डीएम पति पत्नी कोई प्रार्थना पत्र लिखकर एक स्टेट में जॉब ले लें, समस्या उसकी भी नहीं है। समस्या यह भी नहीं है कि ज्ञानेश जी ने अपनी बेटियों की शादी डीएम से क्यों की है, किसी गरीब गुरबा से क्यों नहीं की। समस्या वो भी नहीं है। बस समस्या इतनी सी है कि क्योंकि ज्ञानेश जी ने राहुल गांधी, इन गधों का जो शहंशाह है, उसकी जुबान चुप कर दी, उसकी बोलती एकदम से बंद कर दी है। बात यह है कि एसआईआर जो चल रहा था उसमें उन रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की वोट कट गई, उनको डिपोर्ट करा जा रहा है, जो कांग्रेस और उनके साथियों का वोट बैंक हुआ करता था। इसमें बस समस्या यह है कि राहुल गांधी को जो मुद्दा लग रहा था कि हाँ ये वास्तव में मुद्दा है, एक्चुअल मुद्दा नहीं बल्कि खुद चुनाव आयोग का ही हाथ बटाना है। राहुल गांधी इस बात को पचा नहीं पा रहा कि उसने जो पैंतरा मारा था, उसने जो कुल्हाड़ी मारी थी, वो उल्टे उसी के पैर पर पड़ चुकी है। इसलिए राहुल गांधी और उसकी पूरी की पूरी ट्रोल आर्मी इस समय पर ज्ञानेश जी के परिवार को टारगेट कर रही है। नहीं तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के जमाने में कोई पति पत्नी आईएएस ना हुए हों, ऐसा भी नहीं है कि इनके जमाने में इन्हीं के ही पार्टी के लोगों के बेटे बेटी आईएएस आईपीएस ना रहे हों, ऐसा भी नहीं है कि उनकी आने वाली संतानें इसी प्रकार से यूपीएससी क्रैक करके आईएएस आईपीएस ना रहे हों। कांग्रेस काल में तो ऐसा भी रहा है कि मुख्य चुनाव आयुक्तों को बाद में इन्होंने राज्यसभा भेजा, उनको मंत्री बनाया सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त रहते हुए कांग्रेस की धांधलेबाजी, इनकी बैलेट चोरी, इनकी चुनावों को मैनिपुलेट करने की साजिशों को सहयोग दिया, उसको एक्सपोज नहीं किया था। इस पर पहले भी मैंने काफी डिटेल में वीडियोस बनाए हैं कि किन किन मुख्य चुनाव आयुक्तों ने इनकी उंगलियों पर नाचते हुए इन लोगों यानी कि कांग्रेस पार्टी के लोगों को लाभ पहुंचाया है, कहां पर ये हार रहे थे उनको जिताया है, कहां कहां पर कांग्रेसी लोग पूरी की पूरी बूथ कैप्चरिंग कर लेते थे फिर भी चुनाव आयुक्त कुछ बोलते नहीं थे। किस प्रकार से इंदिरा गांधी की मौत होने पर उनके सेंटीमेंट्स का इस्तेमाल करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ने चुनावों को प्रभावित किया, किस प्रकार से राजीव गांधी ने मुख्य चुनाव आयुक्तों को अपनी बगल में दबाते हुए चुनाव संहिता को ताक पर रखते हुए भी चुनाव प्रचार किया है। ये सारी चीजें ओपन में पड़ी हुई हैं, कभी गूगल सर्च करके भी आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। और आपको यह भी पता लग जाएगा कि किस प्रकार से इनके नेताओं मंत्रियों के बच्चे सुप्रीम कोर्ट के जज तक बने हैं। किसी के परिवार को टारगेट वो व्यक्ति कर रहा है जिसके खुद का परिवार देश के ऊपर सबसे ज्यादा शासन कर चुका है। सवाल तो गांधी परिवार से पूछा जाना चाहिए कि तुम लोगों के अंदर ऐसी कौन सी खूबी है कि तुमने इस देश को दशकों तक लूटा है। सवाल राहुल गांधी, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी और उससे पहले जवाहरलाल नेहरू से होना चाहिए कि तुम लोगों में ऐसी कौन सी खासियत थी कि तुम ही लोगों का परिवार देश के ऊपर शासन करता आ रहा है, जबकि जनता ने तुमको पूरी तरीके से नकार दिया था। हालांकि मैं फिर से दोहरा दूं कि मनीष बंसल के साथ मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा, लेकिन केवल अपनी मूर्खता को साबित करने के लिए किसी के परिवार को टारगेट करना अच्छी बात नहीं होती, खासतौर पर उन लोगों के लिए जिनका खुद का परिवार टारगेट होते होते सिमटते हुए यहां तक आ चुका है कि अगली पीढ़ी पैदा भी नहीं हो रही। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगती है, जानकारी से भरपूर लगती है, इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।